नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। बंगाल इमाम एसोसिएशन ने असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगाया है कि वो धर्म के आधार पर लोगों को बांटते हैं। वहीं कांग्रेस एक अभियान चलाने जा रही है टीएमसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट के 200 वकीलों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बंगाल इमाम एसोसिएशन ने ये साफ कर दिया है कि असदुद्दीन ओवैसी का बंगाल के अंदर विरोध होता रहेगा क्योंकि वो धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये इमाम एसोसिएशन ये अपने आप में अजीब गरीब किस्म की बात है कि चुनाव हो रहा है और इमाम राजनीति करने उतर गए हैं। जी, इनका काम मदरसे में है, इनका काम मस्जिदों में है, इनका काम दरगाहों पे है, इनका काम राजनीति में घुसने का, नाक घुसड़ने का नहीं है। और अगर ये नाक घुसेड़ते हैं, फतवा जारी करते हैं और उसके बाद ये भी कहते हैं कि भाई हम सेकुलर हैं, तो ये लोगों के गले नहीं उतरेगी। और ये क्यों कर रहे हैं, किसके इशारे पे कर रहे हैं जी, और क्यों ये बरसाती मेढक की तरह चुनाव से ठीक पहले वो टर टर शुरू कर देते हैं अपना, इसको भी समझना ज़रूरी है। अब उन्होंने 3-4 बातें कही। एक, उन्होंने कहा कि भाई वो बंगाल जो ओवैसी जो साहब है वो बंगाल के मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते। अच्छा, आप सर्टिफिकेट देंगे, है ना, आप सर्टिफिकेट देंगे। और दूसरी बात जो आपने कही कि वो धर्म के आधार पे लोगों को बांटते हैं। अच्छा, और ये इमाम एसोसिएशन वाले इमाम सब जो है ये फेविकॉल के साथ ही पैदा हुए हैं कि जो कम्युनिटीज़ को जोड़ने वाले लोग हैं, है ना। अब दिक्कत क्या है इनके साथ कि इन लोगों के जो पिछले बयान हैं, जो इमाम वगैरह जो तमाशा करते हैं, इनके बयानों को अगर आप खंगालेंगे तो समझ में आएगा कि सबसे ज़्यादा तो दूसरे धर्मों के खिलाफ बंगाल के अंदर खाई खोदने का काम, समाज के बीच द्वेष पैदा करने का काम इन्हीं लोगों का है। जी, और ओवैसी साहब खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे। अगर वो लड़ना चाहे भी तो उनको लड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल। ये देश संविधान से चलेगा कि इन लोगों के फतवे पे चलेगा? इन लोगों ने तमाशा बना रखा है। अब देखिए, एक चीज क्लैरिटी होनी चाहिए कि देश में कोई भी पार्टी और समाज के जुड़ने का काम तब होता है कि जब नॉर्थ ईस्ट का कोई शख्स पार्टी बनाए और उसकी पार्टी में लोग महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हो, तमिलनाडु की कोई पार्टी है वो कश्मीर में चुनाव लड़ रहा हो, जी, बिहार की कोई पार्टी है वो केरल में चुनाव लड़ रही हो, तब तो नेशनल इंटीग्रेशन होगा। ये क्या सिर्फ अपने अपने घर में ही आप लोग बिगुल बजाएंगे? अब वो तो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जी, वहां जो सबसे फेमस ये जो बंगाल इमाम एसोसिएशन है, इसमें ऐसा कोई भी इमाम नहीं है जो अब्बास सिद्दीकी कितना पॉपुलर है। अब उसने तो कह दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे जी, और ओवैसी साहब के साथ उनका एक गठबंधन है। अब गठबंधन है तो गठबंधन में ओवैसी साहब जाते जाते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जो फुरफुरा शरीफ के जो पीर ज़्यादा हैं अब्बास सिद्दीकी जी, उनके नेतृत्व में और वो जो फैसला लेंगे उसके साथ एमआईएम। तो इसका मतलब ये है पार्टी का नाम तो है, एक अलायंस के साथ है और बंगाल को रिप्रेजेंट करने वाला इमाम भी उस गठबंधन का हिस्सा है। जी, वो पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर रहा है, उसको सिंबल मिलेगा। इस इमाम एसोसिएशन को भी अगर बहुत राजनीति का शौक चढ़ा है, पॉलिटिकल पार्टी बना लो, ममता बनर्जी को समर्थन कर देना। ये पैसे लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाशा करने का धंधा बंद होना चाहिए इस देश के अंदर में। यही इसमें एक फुरफुरा शरीफ के जो इनके अंकल हैं अब्बास सिद्दीकी के, तोहा सिद्दीकी, वो इमाम है फुरफुरा शरीफ के, वो कुछ दिन पहले ये कह रहे थे ये ममता बनर्जी पूरा काम नहीं कर रही है। बयान है, गूगल कीजिए मिल जाएगा
कि जो वादा की थी ये वादा पूरा नहीं कर रही है, मुसलमानों को बेवकूफ बना रही है। जी भाई क्या हो गया अचानक से? ओवैसी कहती है आपके सुर क्यों बदल गए? क्या हुआ? किससे मिले? कहां मीटिंग हुई? टीएमसी का कौन सा लीडर आपके पास आया? क्या लेन देन हुई? बताइए इसके बारे में। आप किसी के ऊपर आरोप लगा दोगे, आपके ऊपर आरोप नहीं लग सकता। आप कह रहे हो भाई कि वो फलाना का एजेंट है तो उससे पैसा ले लिया, उससे आपने किससे पैसे लिए आप बताएंगे? और ये जो तमाम सेकुलर पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, वामपंथी हो, जो सेकुलरिज्म के नाम का धंधा जिन लोगों ने खोल रखा है इस देश में, वो क्यों चुप है? वो क्यों चुप है? उनको बोलना चाहिए कि भाई ये इमाम लोग का क्या काम राजनीति में? धर्म और राजनीति अलग अलग हो, यही तो सेकुलरिज्म है। बिल्कुल। आप बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगाते हो कि धर्म और राजनीति को मिक्स कर देता है, इसलिए कम्युनल है, कम्युनल फोर्सेस है, और इन अपने दलालों के जरिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाओ और सेकुलरिज्म की दुहाई दो, तो ये कौन सा इज्म है ये बता दें। तो ये सारा जो दरअसल दिक्कत क्या है कि ममता बनर्जी सेकुलरिज्म के नाम पे ये वहां सारे इमामों को पैसा देना चालू कर दी, सबको स्टाइपेंड देती सरकार। दूसरा कारनामा इन्होंने किया कि जो सीपीएम सरकार थी उस दौरान जी सिर्फ 300 मदरसे जो है वो रजिस्टर्ड थे। अब बताया जा रहा है कुछ 16,000 मदरसे जो है बंगाल में रजिस्टर्ड हो गए। 10 साल में ममता बनर्जी का सेकुलर पॉलिटिक्स का ये नतीजा है कि जो रजिस्टर्ड मदरसे जो हैं वो 300 से 16-17,000 संख्या क्रॉस कर गया। इनको कैसे पैसे मिल रहे हैं, कहां से मिल रहा है? सारे टीचर को आप अलग से दे रहे हो। और तो और सुनिए, ममता बनर्जी को ये पता नहीं कि पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा, बांग्लादेश उससे अलग हो गया जी। उसके मुख्य कारणों में से सबसे बड़ा कारण था कि जो पाकिस्तानी है, अभी जो पाकिस्तान जो है ये पंजाब वाले, इन लोगों ने उर्दू को थोपना चालू कर दिया बंगाल पे। तो बंगालियों ने कहा कि भाई हम ये उर्दू मेरा लैंग्वेज ही नहीं है, उर्दू से कहीं बेहतर लैंग्वेज, और जो एक्चुअली है उर्दू से ज़्यादा रिच, उर्दू से ज़्यादा बढ़िया लैंग्वेज जो है हमारे पास बांग्ला है, हम क्यों उर्दू मानेंगे? बिल्कुल। तो उर्दू और बांग्ला के झगड़े में देश टूट गया। और ये महान ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में जहां लोग हिंदी ठीक से नहीं जानते, उर्दू खाक जानेंगे, उसको सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया इन्हीं इमामों को खुश करने के चक्कर में। लेना देना, सरकारी कट मनी से लेकर के सिंडिकेट में, सब में इन लोगों को घुसा करके रखी हुई है ममता बनर्जी। और उसके बाद अब देखिए, जैसे लगा कि अब्बास सिद्दीकी और ओवैसी की पार्टी वो मुस्लिम वोट का डेंट पड़ जाएगा, बस ये लोग सामने आ गए। भाई ये समाज को जोड़ने वाले हैं। जब अयोध्या में शिलान्यास हो रहा था तो यही इमाम एसोसिएशन इसने धमकी दी कि कोई भी मुसलमान इस राम मंदिर के समर्थन में कोई बात बोलेगा तो उसको इस्लाम से बाहर कर दो, तुम ठेकेदार हो। ये समाज को जोड़ने वाली बात चल रही थी जी। बीजेपी सरकार वहां बनवा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वहां मंदिर बन रहा है, तुमको स्वीकार नहीं है। आए दिन किसी को धमकी दे देना, किसी को कुछ कर देना। ये कहां है ये लोग? जब डॉक्टरों को घसीट घसीट के मारा जा रहा था कोलकाता के अंदर, 86 ईयर्स ओल्ड एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत के बाद जो तूफान मचा, वहां पर डॉक्टरों को आप मार रहे हो। तब ये कहां थे? तब ममता बनर्जी क्यों नहीं बोली? तो ये सारी चीजें, ये जो ओवैसी के ऊपर जो अटैक हो रहा है, इसका मतलब बहुत ही साफ है कि ये जो ओवैसी वहां पे जो गठबंधन बना रहे हैं वो ममता बनर्जी को पिंच कर रहा है। ये सब सरकारी पैसे पे पलने वाले ये इमाम सब हैं, ये टीएमसी के चट्टे बट्टे हैं, जिनको लग रहा है कि इनकी जो दुकान बंद होगी और इस वजह से हो जाएगी, और या ओवैसी को हम घुसने नहीं देंगे, उसके लिए कुछ टीएमसी से
लेन देन, ये यही इनकी ओरिजिनल कहानी है जी। और मैं आपको बता दूं, सच्चर कमेटी ने साफ साफ अपने रिपोर्ट में लिखी कि बंगाल का मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ है, दलितों से भी उसकी हालत बदतर है। और वो क्यों है? यही इमामों की वजह से। ये पैसे लेकर के वोट का धंधा करने वाले ये लोग, इन लोगों ने अपने समाज को ही पॉलिटिकल पार्टीज के हाथों बेच दिया है जी। और इसलिए वहां से न कोई लीडरशिप निकलता है, वहां से न कोई नेता पैदा होता है, वहां से न कोई सत्ता में हिस्सेदारी का मौका मिलता है, न पार्टी में हिस्सेदारी, न सत्ता में हिस्सेदारी, तो कोई चीज़ नहीं होता। क्योंकि वो जानते हैं कि भाई इसको पैसा फेंकोगे, ये इमाम सब जो है अपना, मौलवी सब अपने काम पे लग जाएगा, जुमे की नमाज में जो है वो भाषण दे करके लोगों को गुमराह करके भेड़ बकरी की तरह जो है हमको वोट दिलवा देगा। ये काम यूपी में होता है, ये काम बिहार में होता है, ये काम बंगाल, सब जगह यही होता है जी। और जो लोग इसके खिलाफ बोलते हैं तो उनको यही लोग धमकी देते हैं, भाई इस्लाम से बाहर कर देंगे। ऐसा नहीं कि मुस्लिम समुदाय में इसका विरोध नहीं होता है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं इन लोगों को, खूब विरोध होता है, इनकी बात भी कोई नहीं मानता। कई जगहों पे, अब जैसे पहले जमाना हुआ कि भाई बुखारी ने ऐलान कर दिया, अरे भाई वो जामा मस्जिद से वो कुछ भी बकवास कर ले, वो ठीक उसके दीवार के बाद के जो लोग मुस्लिम रहते हैं उसकी बात नहीं मानते जी। तो ये सब चीजें हो रही है और फंस जाता है कौन? दूर दराज गरीब मोहल्ले में रहने वाले लोग, जिनको कुछ पता नहीं होता, ये लोग जो है बकाते हैं और ये पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लैकमेल करके पैसे कमाते हैं। उसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है कि इस तरह की चीजों को, और इस तरह की चीजों को सबको कंडेम करना चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी को तो खास करके, और खास करके यूथ को बाहर आकर के इन इमामों को जो है इनकी सही जगह याद दिलानी चाहिए कि आप मदरसे में जाओ, आप मस्जिदों में बैठो, आपका काम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजनीति की बात नहीं करनी है जी। और मनीषी, जिस तरीके से कांग्रेस वहां पर टीएमसी के खिलाफ धर्म तल्ला चलो अभियान चलाने की बात कर रही है 8 जनवरी को, क्या आपको लगता है कि वाकई इससे कांग्रेस को कुछ फायदा होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी और वामपंथियों का ये जो मोर्चा जो खुला है, इनको अब नींद खुली है कि भाई अब क्या करें। आप क्या समझ रखे हैं? देश की जनता बेवकूफ है। अब 5 साल तक वामपंथी, कांग्रेस और तृणमूल दिल्ली में बैठ के गुटरगुं करें और चुनाव के समय अलग अलग अचानक से याद आ गया अधीर रंजन चौधरी को कि ममता बनर्जी भ्रष्ट है। ये काम दिल्ली में जब संसद में भाषण वो देता है तब भी तो याद होना चाहिए जी। और ये कांग्रेस पार्टी, ये तो फिसड्डी पार्टी, खत्म हो गई। ये वामपंथी बंगाल में ये सब साइड हीरोज हैं, वो जो ना तो गेस्ट अपीयरेंस कि भाई पहले हम सरकार में चलाते थे, अब तक तो 3 ही लोग रूल किए वहाँ पे, कांग्रेस पार्टी की है, वामपंथी किए हैं, 34 साल वामपंथी ने और 10 साल ये ममता बनर्जी, बाकी कांग्रेस रूल की है जी। अब ये सब तो जो कहते हुए फूके हुए कारतूस हैं, ये फूक गए हैं, इनका कोई काम नहीं है। कहीं देखिए कल जो बयान आया येचुरी का कि हम ममता बनर्जी के खिलाफ जितने भी वोट हैं उसको बीजेपी में जाने से रोकने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जी, जी। भाई कह दो भाई हमको बी टीम बनना है तृणमूल का। ये इनकी थ्योरी है कि एन केन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। इसके लिए वो एक कहावत है ना कि सामने वाले का जो दिन खराब हो जाए तो अपना एक आंख फोड़ लो, तो ताकि वो जो कहते कि भाई जो एक आंख वाला जो काना कहते हैं हम लोग, कि उसको देखने से जो दिन खराब हो जाता है तो पड़ोसियों का दिन खराब हो जाए इसलिए अपनी आंख फोड़ लो। यही कांग्रेस और वामपंथियों ने बंगाल में किया है। बीजेपी को दूर रखने के लिए चक्कर में ये लोग न घर के रहे हैं न घाट के रहे हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से 200 वकील हैं कोलकाता हाई कोर्ट के, उन्होंने भी दामन थाम लिया है बीजेपी का मुकुल रॉय की उपस्थिति से, तो इससे कितना बड़ा झटका लगेगा ममता बनर्जी को? देखिए, बंगाल में पूरी तरह से वो माहौल जो है वो बदलता चला जा रहा है। वकीलों का एक अलग समाज के ऊपर इम्पैक्ट होता है। जिस तरीके से हमने कहा कि बंगाल की राजनीति एक बहुत ही अलग है दूसरे राज्यों से। यहाँ कलाकार, यहाँ पे भद्र लोग, यहाँ पे आपके जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, वो राइटर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं,
इंटेलिजेंसिया है, बुद्धिजीवी लोग हैं, वकील हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इनका भी समाज में एक इम्पैक्ट होता है। और जब इतने लार्ज संख्या में एक साथ, तो समाज में एक सिग्नल जाता है। ये आपको मैं बताऊं, ये चुनाव जीते जाते हैं माहौल पे जी। और ये सारी चीजें हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी के फेवर में कि भाई एक्सोडस हो रहा, तृणमूल छोड़ के लोग भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? नॉर्मल आदमी भी सोचेगा ना, भाई सारे लोग ममता को क्यों छोड़ रहे हैं? तो आगे दो चीज होगा कि छोड़ने वाले बेईमान हो, भ्रष्टाचारी हो, यह विश्वास हो मेरे दिल के अंदर कि ममता बनर्जी तो बहुत ईमानदार है और वो बहुत ही अच्छा शासन कर रही है। जो लोग खा कमा नहीं रहे हैं, जिनको घूस नहीं मिल रहा, जो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, वो छोड़ के जा रहे हैं, तब दूसरा एक इंटरप्रिटेशन आएगा। लेकिन जब हम 10 साल से इस चीज को झेल रहे हैं कि भाई पैसे कट हो जा रहे हैं, तो सिंडिकेट काम कर रहा है, गुंडागर्दी हो रहा है, पैसा वसूली का काम चल रहा है, वहाँ पे तृणमूल के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क छाप गुंडों की तरह वो पैसे बटोरने में जुटे हुए हैं, कोई परिवर्तन नहीं आया है, हम और खराब स्थिति में पहुंच गए हैं, तब उसका इम्पैक्ट कुछ और होगा। तब लोगों को ये लगेगा कि ममता तो गई जी। और जितने भी, मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपके कोई भी दोस्त कलकत्ता में रहते हो, बंगाल में रहते हो, आप फोन कीजिए, आपको 2 सेकंड में बता देंगे ये लोग। आप 10 पूछिए भी चुनाव का क्या माहौल है, 10 में से 8 आदमी आपको कहेगा बीजेपी इस बार जीत रही है। और उसी का ये देखिए, ये वो इम्पैक्ट बन रहा है कि भाई तृणमूल से लोग भाग के आ रहे हैं, वामपंथी भाग के आ रहे हैं, कांग्रेसी लोग छोड़ के भाग के आ रहे हैं, वकील भाग के आ रहे हैं, और जो लोग सत्ता के साथ चिपके हुए थे, बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे बुद्धिजीवी, वो कह रहे हैं भाई तृणमूल कांग्रेस ने अपने वादे को पूरा नहीं किया, हम इनके साथ नहीं हैं जी। और ममता बनर्जी के साथ कौन है? जिनके पास कहीं कोई जाने का रास्ता नहीं है। और ऐसे से लोग, ये जो इमाम एसोसिएशन टाइप का संगठन, जो बिल्कुल लेन देन जिनका जो है एकदम परफेक्ट होता है, तो यही चल रहा है बंगाल के अंदर। अभी तक 1 महीने से हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, एक भी दिन एक भी ऐसी खबर नहीं आई है जिसमें हम इस बात को कंक्लूड कर सके कि ममता बनर्जी की स्थिति बेहतर हुई है जी। और इसे अगर हम ट्रांसलेट कर लें कि वहाँ पे चुनाव का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, चुनाव में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, अभी क्या स्थिति वहाँ बन रही है, तो ये कहा जा सकता है कि माहौल भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है और दिन ब दिन ये माहौल और भी बीजेपी के फेवर में जाता दिख रहा है। जी मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो जिस तरीके से पिछले साल यानी कि 19 दिसंबर 2020 को बड़ी संख्या में जो नेता हैं वो अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए थे टीएमसी के, तो उस वक्त ममता बनर्जी ये सोच रही होंगी कि उनकी जिंदगी में 2020 जो है सबसे खराब बीता। लेकिन जैसे अब नए साल की शुरुआत हुई है, 2021 आ गया है और बड़ी संख्या में नेता, इसके साथ साथ वकील, बुद्धिजीवी, हर कोई जो है ममता बनर्जी से दूरी बनाता जा रहा है और विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। तो कुछ महीनों बाद ममता बनर्जी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि इससे तो 2020 भी बहुत अच्छा था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।